हेलो ऑल, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। एंड लास्ट टाइम मैंने आपको डिडक्शंस का चैप्टर पढ़ाया है। डिडक्शन का चैप्टर अप टू क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ाया है। दिस इज रिगार्डिंग सीए डायरेक्ट टैक्स आईपीसीसी स्टूडेंट्स के लिए फॉर अपकमिंग अटेम्प्ट ऑफ सितंबर एंड ऑनवर्ड्स, क्योंकि ये सारे मॉड्यूल अप टू दैट अटेम्प्ट कवर्ड है। ठीक है, सो लास्ट टाइम वी हैव स्टडी टिल क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वील मूव ऑन विद नेक्स्ट सेक्शंस एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो आपके पूरे डिडक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने। डिडक्शंस दो पार्ट में डिवाइड किया, इसका मतलब क्या है, पार्ट ए में अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 10 दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 तक विद कंसेप्ट 100% एक्सप्लेनेशन किया है। पार्ट बी से वी विल बी डूइंग द रिस्पेक्टिव रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट का फर्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। मतलब अगर किसी ने हायर एजुकेशन के लिए एसएससी ने इंटरेस्ट लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट का डिडक्शन एसएससी को उसके आईटीआर में मिल जाता है। यही चीज़ बताया गया है यहाँ पे। सबसे पहले बताते हैं एलिजिबल एसएससी सेक्शन 80 प्रोवाइड्स डिडक्शन टू ऑल इंडिविजुअल एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय हिम इन प्रीवियस ईयर आउट ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, आउट ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स। आप कैश कमाया है, उसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, वो इनकम से आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो फिर वो नहीं होएगा। ठीक है, conditions: the loan must have been taken for the purpose of pursuing his higher education or for the purpose of higher education of his or her relative, या तो तुम्हारे relative या तुम्हारे लिए। The loan must have been taken from any financial institution or approved charitable institution। ठीक है, किधर से भी, या तो financial institution या तो फिर कुछ charitable institution जो education को promote करते हैं। जैसे आपको income tax में charitable trust, charitable organization का one of the objects is education, तो अगर उनसे अगर आपने लोन लिया है तो भी चल जाएगा। Meaning of certain item: relative, spouse and children of the individual, spouse and children of the individual, or the student for whom the individual is a legal guardian। तो तुम्हारे स्पाउस के लिए अगर तुम हायर एजुकेशन के लिए देते हो, या तो तुम्हारे चिल्ड्रन के लिए तुम करते हो, तो तुमको डिडक्शन मिल जाएगा। हायर एजुकेशन का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परसुइंग एनी कोर्स आफ्टर क्लास 10, 11, 12, दैट इज आफ्टर क्लास 12 और इट्स इक्विवेलेंट। क्यों इक्विवेलेंट? क्योंकि कई चीज़ों पे 12th को स्कूल लेवल पे माना जाता है, इसलिए बोल दिया इट्स इक्विवेलेंट, विल क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। ठीक है, 12th के बाद के कुछ जगह पे डिग्री जो रहते हैं वो स्कूल के या कॉलेज के पार्ट माना जाता है, तो अगर ऐसा रहेगा तो इन दैट केस सभी को डिडक्शन मिल जाएगा। सो 12th स्टैंडर्ड के बाद आप जो भी डिग्री के लिए करते हो, आइदर इट कुड बी बीकॉम, एमकॉम, व्हाटएवर एक्सपेक्टेड आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, उस पर आप इंटरेस्ट पे करोगे, आपको डिडक्शन मिल जाता है। कितना मिलता है डिडक्शन? 100%। जो भी पे करोगे उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बी के पास 3 लोन है। ठीक है, फर्स्ट टेबल 24, डिटेल्स ऑफ व्हिच आर गिवन बिलो। फॉर हुज एजुकेशन लोन वाज टेकन? बी, सन ऑफ बी एंड डॉटर ऑफ बी। तो क्या ये खुद के लिए और उसके बच्चों के लिए तो एलिजिबल है? यस, अगर एजुकेशन रहेगा तो। अभी एजुकेशन में क्या किया है देखते हैं। पर्पस क्या है लोन का? सबसे पहले MBA, BSc, BA। क्या ये तीनों डिग्रीज 12th के बाद होता है? यस। अमाउंट ऑफ लोन 5 लाख। ठीक है, एनुअल रीपेमेंट दिया उसने 1,40,80,000। एनुअल रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट दिया 20, 10 एंड 18। ठीक है, अब देखते हैं इसको एलिजिबल डिडक्शन कितना मिलता है। और ध्यान रखना, ये डिडक्शन तभी मिलता है जब वो बंदा ही एक्सरसाइजेस द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द न्यू रेजिम, दैट इज ओल्ड रेजिम में हमको डिडक्शन मिलते हैं। ये तो मैंने पार्ट 1 में क्लियरली बोल दिया आपको। प्रीवियस लेक्चर प्लीज देखना, उसके बाद ही इधर आना, डायरेक्ट मत आना, कन्फ्यूजन होने का चांसेस ज़्यादा है। सो ओल्ड रेजिम में जाएगा तभी उसको ये डिडक्शन मिलने वाला है, या तो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले डिडक्शन 80 इज एलिजिबल। मेरे को एक बात बताओ कि MBA डेफिनेटली आफ्टर 12th, BSc अगेन इट्स अ डिग्री कोर्स आफ्टर 12th साइंस, BA आर्ट्स का 12th खत्म होने के बाद डिग्री है, तो ये तीनों मिल जाएगा। बोलो मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। ठीक है, डिडक्शन अंडर 80 इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल एसएससी एक्सेसिंग द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ इन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम in respect of interest paid by him in previous year and for loan for higher education or higher education of his spouse or children, his higher education or his spouse or children। तो therefore कितना मिलेगा उसको? 20 + 10 + 18, 48। ठीक है, पूरा मिल जाएगा उसको 100%। ओके, चलो वेरी गुड। बड़ा सिंपल सेक्शन है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है, और ज़्यादा इस पर टाइम स्पेंड मत करना। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रेलेवेंट सेक्शन है, उस पर डेफिनेटली फोकस आना। जैसे ये वाला, इसमें आपको डेट्स याद रखने, तो जब डेट्स याद रखने का सेक्शन आता है तो डेफिनेटली उधर टाइम कंज्यूम ज़्यादा करना चाहिए आपको। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बाय इंडिविजुअल। सर ऐसे कुछ देखा हुआ लग रहा है IHP में। हाँ बराबर, IHP में देखा हुआ लग रहा है, लेकिन क्या IHP का ही रेलेवेंस है यहाँ पे? नहीं बेटा, IHP का रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे। दिस इज ओवर एंड अबाउ द डिडक्शन विच इज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 24B इन हाउस प्रॉपर्टी। उसके ओवर एंड अबाउ अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे 2 लाख तक का इंटरेस्ट मिलता है, लेट आउट पे तो 100% मिल जाता है। ठीक है, ये वो वाले टाइप के लिए आ गया।
Eligible assessee an individual who has taken a loan for acquisition of a residential house property from any financial institution including NBFCs. Interest payable on such loan would qualify for deduction. बहुत बढ़िया, 4 कंडीशंस दिए हुए यहाँ पे, 4 कंडीशन ध्यान में रखना. सबसे पहली कंडीशन, घर का वैल्यू कितना होना चाहिए? 50 लाख. वैल्यू ऑफ हाउस शुड बी मोर देन 50 lakhs. ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा? आइदर इट कुड बी योर मार्केट वैल्यू, ठीक है, या तो फिर आपका हो सकता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, उस पर कुछ बोला है. बट वैल्यू तो वैल्यू जनरली इन नॉर्मल कॉमन पार्लेंस जो बोलते हैं, कॉमन सेंसिकल टर्म्स में मार्केट वैल्यू माना जाता है. तो मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस शुड बी लेस देन इक्वल टू 50 lakhs, तभी आपको मिलेगा. द असेसी शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन. तुम्हारे पास कोई दूसरा घर होना नहीं चाहिए, तुम्हारा फर्स्ट घर होना चाहिए. अगर फर्स्ट घर है तो चलो बहुत बढ़िया. थर्ड कंडीशन, लोन अमाउंट कितना होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 35 lakhs. घर का वैल्यू कितना होना चाहिए? 50 लाख से नीचे या 50 लाख. लोन का वैल्यू 35 लाख या उससे कम. लोन शुड बी सैंक्शनड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 16. सैंक्शन कभी होना चाहिए? प्रीवियस ईयर 16-17. ये एक बूस्ट करने के लिए ये लोगों को घर लो इसलिए सेक्शन आया था, ठीक है. इसी का एक और पार्ट, दूसरा सेक्शन निकाला है उन्होंने नीचे. अब देखते हैं कितना डिडक्शन मिलेगा आपको. देखो, द मैक्सिमम डिडक्शन अलाउेबल इज 50,000 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं मिलता. द डिडक्शन ऑफ अप टू 50,000 अंडर 80AE इज ओवर एंड अबाउट डिडक्शन ऑफ 2 लाख अवेलेबल अंडर सेक्शन 24. तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट डिडक्शन मिलता है आपको, करेक्ट, सेक्शन 24B में. और इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. ओके, ये देखो, द इंटरेस्ट अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और फॉर एनी अदर असेसमेंट. तो 80EE में ले लिया तो उसी को वापस जाके 24B में मत क्लेम करना. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंटरेस्ट पे किया 1,25,000, तो मैं 1,25,000 तो पूरा का पूरा 24B में ले रहा हूँ. उसका बाद में इधर आके वापस वो 1,25,000 का 50,000 यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकता. तो मैं 1,25,000 प्लस 50 1,75,000, नहीं ऐसा नहीं चलेगा. इधर 50 है तो फिर उधर 125 माइनस 50 होना चाहिए, ठीक है. चल, ये क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 12 ए है, उसने एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदा खुद के रहने के लिए, बहुत बढ़िया, एट अ कॉस्ट ऑफ 45 lakhs. तो 45 lakhs में उसने खरीदा, तो अज्यूमिंग मार्केट वैल्यू 45 lakhs है ऑन 1/4/2017. इररिलेवेंट है, कब खरीदा उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको सैंक्शन डेट से मतलब है. इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच ही टूक अ हाउसिंग लोन ऑफ 35 lakhs. तो 35 lakhs तो एक्जैक्टली चलेगा बॉस, कोई दिक्कत नहीं है. 11% पर एनम ऑन द सेम डेट, ठीक है, 1/4/2017 में लिया. लेकिन लोन कब सैंक्शन हुआ? लोन सैंक्शन हुआ 28 मार्च 2017. 28 मार्च 2017 को लोन सैंक्शन हुआ है. क्या ये फाइनेंशियल ईयर 16-17 के बीच में? एब्सोल्युटली बेटा. तो कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन ओनिंग दैट ही गोज आउट इन द ओल्ड रेजिम, एंड ओल्ड रेजिम में जा रहे हैं तो अज्यूमिंग दैट ही एंटायर लोन वाज आउटसाइड. तो ये तो एक बेसिकली एक सिंपल सम है. तो इन लोग क्या बोल रहे हैं? एंटायर लोन आउटस्टैंडिंग रखा है. अब एंटायर लोन आउटस्टैंडिंग हुआ है तो पूरा का पूरा जो लोन अमाउंट है उस पर पूरा इंटरेस्ट का कैलकुलेट करना पड़ेगा. अगर समझो कुछ पार्ट उसने रीपे कर दिया हुआ तो बैलेंस पे इंटरेस्ट कंप्यूट करना पड़ेगा. तो इन दैट इंटरेस्ट कंप्यूटेशन दे हैव नॉट मेस्ड अप. बट इफ आई वाज द एग्जामिनर आई वुड हैव डेफिनेटली गिवन दैट ही हैज रीपेड 5 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, 2 लाख एवरी 3 मंथ्स में रीपे किया या 2 मंथ्स में रीपे किया, ऐसा कुछ डाल देता है. तो आपको इंटरेस्ट का एक सेपरेट टेबल बनाना पड़ता है. रीपेमेंट होने के बाद बैलेंस पे इंटरेस्ट आएगा, ठीक है. तो आपका अगर ओपनिंग 100 रुपये, आपने रीपे 20 रुपये किया तो आपको 80 रुपीज़ पे 2 महीने का इंटरेस्ट आएगा. फिर 80 माइनस फर्दर 20, 60 रुपीज़ पे और 2 महीने का इंटरेस्ट. ऐसे कैलकुलेट करना है. अगर आपको थोड़ा इस कॉम्प्लीट करना है तो डेफिनेटली यू कैन डू इट. ओके, नॉट वेरी टफ. अब बात करते हैं सीआर डिडक्शन 24B में, तो उसको पहले मिल जाएगा क्योंकि हाउसिंग लोन लिया तो उधर तो आएगा ना बेटा. 35 lakhs पे सीधा 11% पर एनम फुल करो तो जो भी आएगा कितना आया? 385 आया. अभी 385 में से 2 लाख तो उधर चला जाएगा, बाकी जो बचा 185 अप टू द एक्सटेंड ऑफ 50,000 यहाँ पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख एंड बाकी 80EE में बैलेंस जो बचा और रेस्ट्रिक्टेड टू 50,000. तो 2,50,000 आपका लोन का डिडक्शन मिल गया है, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट 80EE. अब इसी को कंटिन्यू करते हुए 80EE करके आया था. ये दूसरा पीरियड में अगर लोन सैंक्शन हुआ तो भी मिल जाएगा, वही है और कुछ नहीं है. वैल्यू अभी देखो यहाँ पे क्लियरली स्टैम्प ड्यूटी बोला है, इसीलिए मैंने ऊपर स्ट्रेस किया कि वहाँ पर आपको वैल्यू नहीं दिया है. कौन सा वैल्यू, क्या देखने का? नहीं दिया बेटा. लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने उसको रिवाइज सेक्शन और एक नया डालने के बाद में देखिए, हाँ भाई वैल्यू मतलब क्या? मार्केट वैल्यू, स्टैम्प वैल्यू, क्या वैल्यू, ठीक है, यू डोंट नो. रेडी रेकनर वैल्यू, क्या वैल्यू? तो अभी बोल दिया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 45 lakhs होना चाहिए. सेकंड कंडीशन वही, घर नहीं होना चाहिए. डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, याद रखना डेट ऑफ सैंक्शन पे घर नहीं होना चाहिए. उसके बाद लिया तो चल जाएगा, डेट ऑफ सैंक्शन पे आपके पास घर नहीं होना चाहिए, ठीक है. वेरी सिंपल कंडीशन. हाँ, फिर क्या? इंडिविजुअल शुड नॉट क्लेम
नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन ATEE। डेफिनेटली अगर आप ATEE में क्लेम करो, क्योंकि ATEE में ऑलरेडी लिख दिया कि इधर क्लेम किया तो किधर और नहीं क्लेम कर सकता, तो ATEE में डिडक्शन नहीं क्लेम करना चाहिए बंदा, और कर भी नहीं पाएगा। क्यों? देखो, क्योंकि लोन शुड बी सैंक्शन बिटवीन 1 अप्रैल 19 एंड 31 मार्च 22। मेरे को सीधा बात बताओ यार, ये लिखने का जरूरत था क्या इधर? एक गवर्नमेंट कभी कभार कुछ भी लिख देते। जब लोन ही सैंक्शन हो रहा है 1 अप्रैल 19 से ऊपर, तो 1 अप्रैल 16-17 को लिखा है, तो यही कंडीशन ऑटोमेटिकली उसको इररिलेवेंट बना देता है, तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, क्वांटम कितना मिलेगा? मैक्सिमम 1,50,000 मिलेगा, एंड दिस इज ओवर एंड अबव 24B। ठीक है, ओवर एंड अबव 24B बोल दिया है, और यहाँ पर भी बोल दिया अगर इधर आते हो तो और किधर भी मत जाओ तुम। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं इसके बाद, ये तो सब आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, ATEEB है। ATEEB क्या बोलते हैं आपको? ATEEB बोलता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो, टाटा नेक्सॉन जैसा, ठीक है, मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ऑनेस्टली आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर मेनी। अभी हुंडई का भी आ रहा है, टाटा नेक्सॉन है, XYZ, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द न्यू इलेक्ट्रिक कार्स। ठीक है, तो अभी ये जो EV आ रहे हैं, ये EV खरीदने के लिए अगर कोई बंदा लोन लेता है तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिडक्शन मिल जाएगा ऑन व्हाट? द प्रिंसिपल, सॉरी द इंटरेस्ट रिपेमेंट। ठीक है, तो कंडीशंस इसके भी 4 कंडीशंस है वही। लोन शुड बी टेकन फॉर परचेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेक्शन का नाम में ही वही लिखा है, फिर भी वापस कंडीशन डाल दिया, बहुत बढ़िया। असेसी शुड बी एन इंडिविजुअल ओनली, मतलब अगर किसी कंपनी ने लिया, कंपनी के नाम पे डायरेक्टर्स के लिए, तो क्या डायरेक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा बॉस, वो तो फिर बाद में डेप्रिसिएशन क्लेम करो आप। ठीक है, असेसी शुड बी एन इंडिविजुअल। लोन शुड बी सैंक्शन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और स्पेसिफाइड NBFCs, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आना चाहिए, बहुत बढ़िया। मतलब अगर इसने कोई पर्सनल लोन लिया है, ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से लोन लिया है 20 लाख का गाड़ी खरीदने के लिए, उस पर इंटरेस्ट भर रहा है, इसको क्या डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली टेकन नॉट फ्रॉम नॉट फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट शुड बी, द लोन शुड बी टेकन बाय फ्रॉम अ बैंक और फ्रॉम अ स्पेसिफाइड NBFCs, दे आर व्हाट डिफाइंड इन दिस सेक्शन। एंड लोन शुड बी सैंक्शन बिटवीन 1/4/19 एंड 31 मार्च 23, ऊपर वाले सेक्शन में 31 मार्च 22 था। ओके, तो ये बहुत सिंपल 4 कंडीशंस दिया हुआ है। क्वांटम कितना मिलेगा? इंटरेस्ट पेबल जितना भी पे करो, मैक्सिमम रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा 1,50,000 तक। ओके, चलो नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ATEE होगा, शायद ATEA होगा, ATEB होगा। ठीक है, तो ये सब चारों सेक्शन मिला के आपको इधर दिया हुआ है। ओके, तो ये है मिस्टर ABCD, इन्होंने सैलरीड इंडिविजुअल्स कुछ लोन लिया है। देखते क्या दिया, अमाउंट ऑफ लोन दिया है 43। ठीक है, लोन टेकन फ्रॉम विच बैंक, डेट ऑफ सैंक्शन दिया है। डेट ऑफ सैंक्शन क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि ये ATEA और ATEB में रेलेवेंट हो जाता है। डेट ऑफ डिसबर्समेंट दिया हुआ है। पर्पस क्या है? एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। अभी ये देखो, लोन का सैंक्शन डेट क्या है? 1/4/21 एज पर ATEA जो बोलता है आपका लोन का सैंक्शन कब होना चाहिए? 1/4/19 से लेके 31 मार्च 22। तो 1/4/19 से लेके 31 मार्च 22 के बीच में है ये डेट, डेफिनेटली है सर। ओके, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है? 45 lakhs। तो एज पर ATEA लेस देन इक्वल टू 45 lakhs होना चाहिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। यस, एलिजिबल है सर। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो इससे कुछ लिया नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। क्या ये बंदे को डिडक्शन मिल जाएगा ATEA में? वही बोला है डिडक्शन कंप्यूट करो एंड अज्यूम दैट देयर हैज बीन नो प्रिंसिपल रीपेमेंट। वेरी गुड सर, थैंक यू। ए की बात करते हैं। ए की बात सबसे पहले, जब भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आता है प्लीज सेक्शन 24B मत भूलना। तो कैलकुलेट करते हैं 43 lakhs पे 9% कितना होता है? 3,87,000। उसमें से 24B में 2 लाख चला जाएगा, परफेक्ट। फिर जो बैलेंस बचा हुआ है 1,87,000 वो ATEA में लेके आएंगे, और ATEA में कितना तक अलाउड है? 1,50,000 तक रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है वो चीज़, जस्ट लाइक ATEB। ATEB में भी ये इलेक्ट्रिक वाले के लिए 1,50,000, ATEA में भी 1,50,000। तो मिस्टर ए का खत्म हो गया। अब मिस्टर बी की बात करते हैं। इसने क्या लिया? 45 lakhs लोन, डेट ऑफ सैंक्शन 1/4/20, डेट ऑफ डिसबर्समेंट। ये पूरा कॉलम इररिलेवेंट है बेटा, ठीक है, ये सब कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया, इसको ध्यान ही में देना। लर्न टू chuck out the irrelevant, learn to throw out the irrelevant things in your life। ठीक है, जो रेलेवेंट है उसी को देखो, उसी में आपको आंसर मिल जाएगा। इररेलेवेंट चीज़ों को भाड़ में जाने दो, भाड़ में जाओ। इससे क्या? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लिया है फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 48 lakhs दिया है। क्या ये बंदे को मिलेगा 48 lakhs? ATEA में मिलेगा? नहीं मिलेगा। 24B में तो मिलेगा ना। हाँ, तो वही चीज़ है, देखो 45 lakhs इंटू 9%, वही है ना, 45 lakhs इंटू 9%। ओके, परफेक्ट।
कितना मिलेगा, जो भी 4 लाख है रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख। और अभी डिडक्शन 80 में मिलेगा, नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। क्यों नहीं लिया, हाँ यहाँ पे देखो डिपॉजिट टेकिंग NBFC से दिया है, और ऊपर क्या बोल दिया था 80 में बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है, बैंक्स होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल देखो, अ बैंकिंग कंपनी, अ बैंक और इंस्टीट्यूशन और अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इट इज नोवेयर शोन दैट इट शुड बी एन NBFC, ठीक है। ऐसा किधर भी लिखा नहीं है, ओके। आई गेस आई एम क्लियर विद दिस। ओके चलो बहुत बढ़िया। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑल्सो एक्सीड्स 45 लाख, तो वो भी बाई डिफॉल्ट में प्रॉब्लम में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है 45 लाख तक ही अलाउड है, यहाँ पे 48 लाख है, सो इट विल नॉट बी अलाउड। देन सी की बात करते हैं। सी द वे आई एम गोइंग विद द सम, पहले ए का पूरा करो, फिर बी का पूरा करो, देन सी का, देन डी का। डोंट रीड ऑल द क्वेश्चंस टुगेदर, गो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, इट विल हेल्प यू टू मेक इट इजी। इसने किससे लिया, NBFC से लिया। डेट ऑफ सैंक्शन 1420, ठीक है। परचेज ऑफ EV, अभी EV में NBFCs आर अलाउड, ओके। तो EV में लिया उसने 1420, 1490 से लेके 1423 तक होना चाहिए था, आप देख सकते हो ऊपर जाके। तो 1420 को लिया, 22 लाख लिया एंड 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और अमाउंट प्लीज़ गलती से 22 लाख इंटू 10% मत करना, इट्स 20 लाख इंटू डी। ये क्यों दिया पता है, ये भी कन्फ्यूजन के लिए। इसके नीचे इंटरेस्ट आएगा, सबको लगेगा यही लोन है। ये सब कॉमन सिली मिस्टेक्स है, मैंने बहुत स्टूडेंट्स में देखा है ये चीज़, ठीक है। अभी सी की बात करते हैं तो 20 लाख इंटू 10% 2 लाख, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड कितना रहता है टू 1,50,000, तो सी को इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1,50,000। अब डी की बात करते हैं। डी ने किससे लिया, पब्लिक सेक्टर बैंक से लिया। डेट ऑफ सैंक्शन 33/2019, हम 1/4/2019 से बात करते हैं। किसके लिए लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लिया, तो फिर भाई ये तो नहीं मिलेगा, 1/4/19 को नहीं है, तो 1/4/19 को नहीं, तो नो इंटरेस्ट सिंस लोन वॉज सैंक्शन बिफोर 1/4/19। तो अगर इसको ये हमको पहले आके पूछता तो हम इसको बताते भाई 2-3 दिन रुक जा, उसके बाद ले ले, तेरे को फायदा है, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट। नाउ 80E का पूरा कहानी था। 80G इज नथिंग बट डिडक्शन रिस्पेक्ट डोनेशंस। अगर आपके पास बहुत बड़ा हृदय है, बहुत बड़ा दिल है, ठीक है, और आप डोनेशंस करते हो, तो इनकम टैक्स एक्ट आपको डिडक्शन देता है। हाँ भाई, वेरी गुड, वी अप्रिशिएट, कीप इट अप, वेरी गुड। बट ये डिडक्शंस आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट्स। लिमिट्स की बात करते हैं। नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ लिमिट, क्वांटम कितना मिलेगा, डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। क्वालिफाइंग लिमिट क्या है, मैं नीचे बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप ये सारे लोगों को 1 रुपया भी दोगे, ये 24 पीपल को, इवन 1 रुपी होगी, यू गेट फुल 1 रुपी का डिडक्शन, 100% ऑफ अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड एज डिडक्शन। फिर सेकेंड कैटेगरी में अगर आप इधर दोगे तो 50% मिलेगा। आप 1 रुपी कॉन्ट्रीब्यूट करोगे, आप 10 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करोगे, आपको 5 रुपीज़ का डिडक्शन आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स में मिलेंगे, कंप्यूटेशन में मिलेगा, ठीक है। देन आपको फिर थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी क्या बोलते हैं, आपको 100% ऑफ द डिडक्शन, 100% ऑफ डोनेशन मिल जाएगा सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। और फोर्थ वाला क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट आपको 50% डिडक्शन मिलेगा। अब क्वालिफाइंग लिमिट क्या है, क्वालिफाइंग लिमिट मतलब ये है कि एक अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है, an amount gets calculated which states that एक अमाउंट कैलकुलेट हो जाए तो बोलता है कि ये अमाउंट का 10% तक योर डोनेशंस विल बी और योर डिडक्शन विल बी रेस्ट्रिक्टेड। फॉर एग्जांपल, इफ माय क्वालिफाइंग अमाउंट इज से 50 रुपीज, ठीक है, एंड 50 का 10% इज 5 रुपीज। इफ आई हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड से 8 रुपीज, ठीक है, अगर मैंने 8 रुपीज या फैमिली प्लानिंग अप्रूवल के ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रीब्यूट किया गवर्नमेंट को, ठीक है, तो मेरा डिडक्शन कितना है 8 रुपीज़। क्वालिफाइंग लिमिट कितना है 50 रुपीज़। क्वालिफाइंग लिमिट का 10% कितना है 5 रुपीज़। तो माई डिडक्शन विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 5 रुपीज़, ठीक है। 100% डिडक्शन तो अलाउड रहेगा सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, ओके। अभी वही चीज़ अगर डोनेशन 50% डिडक्शन, तो 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 8 रुपीज़, उसका 50% कितना है 4 रुपीज़, तो 50% विल बी अलाउड सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट ऑफ 5 रुपीज़। तो 4 रुपीज़ इज लेस देन 5 रुपीज़, तो पूरा का पूरा अलाउबिलिटी हो जाएगा, ओके। ये आपको क्वेश्चन से समझ आएगा, वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं, मैं आपको सब कुछ ईजी करके दे दूँगा। The eligible donations referred to in 3 and 4 should be aggregated and the sum total should be restricted to 10% of the adjusted gross total income. This would be a maximum permissible deduction. वही चीज़ जो मैंने ऊपर बोला है, ये 3-4 को एग्रीगेट करने के बाद आप उनका एग्रीगेट डिडक्शन देख सकते हो। अज्यूमिंग आपने दोनों किया है, अगर आपने कोई एक किया रहेगा तो एट अ टाइम 1 देके देखने का, ठीक है।
The donations qualifying for 100% deduction would be first adjusted from the maximum permissible deduction and thereafter 50% of the balance would be allowed. As simple as that. मैं तो वही चाहूँगा ना, अभी अगर ऊपर वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, मैंने एक डोनेशन किया था 8 रुपीज़ का और वही डोनेशन और एक 8 का किया था, तो मेरे को 100% वाले में तो फुल 8 का बेनिफिट मिलेगा, वेराज अगर मैं 50% में जाएगा तो मेरे को 4 का ही बेनिफिट मिलेगा. तो डेफिनेटली आई शुड फर्स्ट एडजस्ट माई सेल्फ अगेंस्ट 100 वाला. तो 8 रुपीज़ को पूरा आएगा तो मैं फुल 5 को यूज़ कर पाऊंगा. लेकिन अगर मैंने 4 वाले को ले लिया सिर्फ, तो मैं सिर्फ 4 रुपीज़ यूज़ कर पाऊंगा. आई कैन नॉट यूज़ 5. ठीक है, तो इसलिए बोलिए पहले 100% क्वालिफाइंग उड़ा दो. कंप्यूट एडजस्टेड टोटल इनकम दैट इज GTI एज रिड्यूस बाय फॉलोइंग. सबसे पहले आपका GTI निकालो, आपके 5 हेड ऑफ इनकम निकालो, उसमें से आप क्या रिड्यूस करो. डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से एक्सेप्ट ETG वाली डिडक्शन को छोड़ दो, बाकी सब लेस करो. STCG अंडर 111 है, ये इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी फंड एंड म्यूचुअल फंड्स एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट. ठीक है, ये सब रिड्यूस कर दो. LTCG 112 है, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, घर, लैंड, यूनिट्स ऑफ इक्विटी फंड, इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये सब रिड्यूस कर दो. एनी अदर इनकम ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट पेएबल. ठीक है, एनी इनकम ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट पेएबल. ठीक है, वो सारे इनकम निकाल दो, जैसे एग्जेम्प्ट इनकम. ओके, फिर ये जो अमाउंट आता है उसका 10% निकालो. वो 10% निकालने के बाद कैलकुलेट एक्चुअल डोनेशन विच इज सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, टोटल ऑफ कैटेगरी 3 and 4. देन लोअर ऑफ स्टेप 2 और स्टेप 3 इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन. वेरी सिंपल, दे आर जस्ट एग्रीगेटेड थिंग्स. ठीक है, व्हेन वी डू द क्वेश्चन वी विल कम टू नो. The said deduction is first adjusted against a 100% deduction and thereafter 50%. ठीक है, एंड अगर आप कैश में देते हो तो कैश में 2000 रुपये से ज़्यादा दोगे तो डोनेशन डिसअलाउ हो जाएगा. शिवा है, 58 ईयर्स का है, हैज़ GTI of 7,75,000 comprising income from salary and house property. He has made the following payments. Premium paid to ensure the life of her major daughter, policy taken on 1/4/18. एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहले GTI कितना है, 7,75,000 है. ठीक है, अब उसने यहाँ पे क्या किया, देखो PPF में 1 लाख किया. अब PPF में जब वो 1 लाख देता है तो उसको उसका डिडक्शन तो फ्लैट मिल जाता है. यस, एब्सोल्युटली. फिर उसके बाद क्या किया उसने, प्रीमियम पे टू इंश्योर द लाइफ ऑफ हर मेजर डॉटर, डेफिनेटली अलाउड, नो प्रॉब्लम. पॉलिसी टेकन ऑन 1/4/2018, मतलब ये आफ्टर 12 है ना, 2012 के बाद है, 31 मार्च 2012 के बाद, तो सबका 10% है. आप पार्ट 1 में देखना, आपको सब परफेक्टली मिल जाएगा. तो 31 मार्च 2012 के बाद ही है, तो अश्योर्ड वैल्यू या सम अश्योर्ड वैल्यू का आपको 10% डिडक्शन मिलता है. 1,80,000 का 10% 18,000, लेकिन उसने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, 20,000, तो डेफिनेटली 18,000 तक रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा. ये ATC का डिडक्शन है 1,80,000. और क्या क्या किया इसने, मेडिकल इंश्योरेंस, ATD, डोनेशन, ATG, LIC पेंशन फंड, ये ATCCC 60,000 कॉन्ट्रीब्यूट किया. बट 60,000 पूरा तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा. ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन ATCC इन रिस्पेक्ट ऑफ LIC पेंशन फंड. अब देखो आगे देखो क्यों नहीं मिलना चाहिए था, इसलिए मैं पूछा मिलेगा, आपको मन में डाउट आया क्यों, क्योंकि ये 60 + 1,18,000 इज 178, बट एक्चुअल में एज पर ATCCE इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000. तो यहीं पे अगर निकाल लेते तो भी चल जाता, बट इट्स ओनली मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन टूल. ठीक है, तो ये 1,50,000 तक रेस्ट्रिक्ट हो जाता है ATC में. उसके बाद उसने क्या दिया है, मेडिकल इंश्योरेंस दिया फॉर सेल्फ 12,000 एंड स्पाउस 14,000, तो 14 and 12 26 होता है, बट ATD में 25 तक रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा. क्यों, क्योंकि बंदा 58 ईयर्स का है. अगर 60 ईयर्स का होता तो 50,000 तक का लिमिट मिलता. प्लीज़ ध्यान में रखना, डिडक्शंस कैन बी कंफ्यूजिंग इन टोटल इनकम का क्वेश्चन. प्लीज़ 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 सी माई वीडियो 10, 15, 20,000 टाइम्स. आपको पार्ट 1 पार्ट 2 100% समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे. मैंने 2 पार्ट में डिडक्शंस डिवाइड किया, वो प्लीज़ जाके देखना. अगर आपने नहीं देखा अभी तक पार्ट A, प्लीज़ गो एंड सी. दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स ऑल दोज क्लैरिफिकेशंस. देन क्या बात की, डोनेशन तो लास्ट में आएगा, क्योंकि हम लोग को एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना पड़ेगा. पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ चेक. अब ये पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन मेरे हिसाब से तो नहीं है, ये 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट है. ओके, और क्या किया, डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड 25,000, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड 25,000, डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग. ठीक है, अभी तो सब बाकी डोनेशंस का ही है. ATD में हमने डाल दिया. अभी ATG का वर्किंग देखते हैं. सबसे पहले नेशनल चिल्ड्रन फंड 25,000 100% आ गया. ये आपको थोड़ा ऊपर सम डिडक्शंस जो रहते हैं, डोनेशंस रहते हैं, वो आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा. यू हैव टू मेमोराइज दैट, यू हैव टू कीप इन योर मेमोरी कि भाई ये सब 50% वाले हैं, ये सब 100% वाले हैं. ठीक है, तब जाके आपको पता चलेगा. तो नेशनल चिल्ड्रन फंड 25,000 डोनेट किया, उसका 100% डिडक्शन मिलता है उसको 25,000. प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड में 50% डिडक्शन मिला है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट. ठीक है, ये दो तो विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट है, तो इसका 12,500 रुपये.
अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट फॉर फैमिली प्लानिंग अब भी ऊपर मैंने पढ़ाया था 100% क्वालिफाइंग लिमिट के साथ होता है, तो 40,000 का आएगा। ये अभी यहाँ पर कुछ मत लिखा, 40 और 10 में कुछ मत लिखना, क्योंकि वो बैलेंस नीचे आएगा। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को 50% मिलता है। अब ये जो अमाउंट है इनके लिए हमको क्वालिफाइंग अमाउंट चेक करना पड़ेगा। तो क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले अभी ये दो डिडक्शंस तो फिक्स हो गए, 775 माइनस 1,50,000 माइनस 25,000 करो, उसके बाद माइनस 25,000 माइनस 12,500, तब आपको जीटीआई समझ में आएगा। एडजस्ट टोटल इनकम कैसा आएगा? जीटीआई माइनस अमाउंट ऑफ डिडक्शंस अंडर एटीसी टू एटीयू एक्सेप्ट एटीजी, दैट इज 6 लाख इन दिस केस। कैसे आया 6 लाख? ये देखो सर, 1,50,000 775 माइनस 150 माइनस 20, सॉरी ये मत कंसिडर, क्योंकि एटीजी को ही पूरा निकालना है। ओके, आई एम सॉरी, एटीजी को पूरा निकाल देना, उसको मत कंसिडर करना। अदर देन एटीजी सब कुछ निकाल दो। 775 1 लाख माइनस 150 माइनस 25,000 कितना आता है? 6 लाख आता है। अब 6 लाख का 10% कितना होता है? 60,000 होता है। दैट इज अ क्वालिफाइंग लिमिट का अमाउंट, ठीक है, वो आपका लिमिट आ जाता है। अब उसके बाद सबसे पहले ये 60,000 को आप 100% वाले डोनेशंस में एडजस्ट करो सबसे पहले। क्यों? क्योंकि दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू। तो 100% जब आप ये करते हो, एडजस्ट करते हो, तो 40,000 वहाँ पे चला जाता है पूरा का पूरा। बैलेंस कितना बचा आपके पास? बैलेंस 20,000 बचा। बैलेंस कितना बचा? बैलेंस 20,000 बचा। अब उसका 50% कितना अलाउड है? मैक्सिमम आपको 10,000 अलाउड है, ठीक है। तो आपका जो 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट हो जाता है, तो क्वालिफाइंग अमाउंट कितना बच गया आपके पास? 20,000 बच गया, ठीक है। क्वालिफाइंग लिमिट आपके पास 20,000 बच गया, उसका 50% कितना हो गया? 10,000 हो गया। तो ये 50,000 के सामने उसको सिर्फ मिलेगा 10,000 रुपया। इसलिए पहले बोल दिया 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। 50 बीइंग 20,000 बच जाते हैं, 50% ऑफ दैट विल बी 10,000 एंड 10,000 में से बैलेंस निकाल लो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोलती है, thereafter donation to public qualifies for 50% reduction subject to qualifying limit. Hence a contribution of 50,000 is restricted to 20,000. 50% of the deduction would be under ATG. Therefore, reduction in ATG in respect of public charitable would be 10,000, that is, which is 50% of 20,000. ठीक है, क्योंकि वहाँ 20,000 तो क्रॉस के साथ है, लेकिन उसका 50% ही आएगा ना, तो यहाँ पे 10,000 आएगा। तो क्वालिफाइंग लिमिट का पहले 100% वाले लो फुल, ठीक है। अगर ये समझो 60,000, अगर ये डिडक्शन यहाँ पे 60,000 होता था, तो 60 का 60 फुल उधर चला जाता, फिर क्वालिफाइंग लिमिट कुछ बचता ही नहीं था। लेकिन सिंस ये 40% बाकी है, तो ये 40,000 पूरा एडजस्ट हो जाएगा, बिकॉज ये 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट तक होता है। देन क्वालिफाइंग लिमिट कितना बचा? 20,000। अब 20,000 का कितना अलाउेबिलिटी है? 50%, तो उसका 10,000 तक बचे। अभी 10,000 तक अगर ये 8,000 होता तो पूरा 8,000 आ जाता, ये 12,000 होता तो सिर्फ 10,000 होता। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। फिर ये 87,500 को उठा के इधर मार दो, और इधर मारने के बाद आपको टोटल इनकम आ जाएगा बंदे का, ठीक है। शिवा का टोटल इनकम आ जाएगा। विद दिस वी कंप्लीट विद ATG। Okay, now next we go is something to ATGG. ATGG is a very simple section, deduction instead of rent pay. अगर मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, अगर मेरे को रेंट मैं पे कर रहा हूँ, मैं एक सैलरी हूँ और मैं रेंट पे कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे को HRA कंपनी से नहीं मिला, कंपनी मेरे को HRA नहीं देना चाहती है, तो मैं क्या करूँगा? Assessee who is not in receipt of HRA qualifying for exemption under 1013A from employer and who pays rent for accommodation occupied by him for residential purposes, वो बंदा इधर आके क्लेम कर सकता है। सबसे पहले the assessee should not be receiving any house rent allowance except exempt under section 13 है, तो HRA तो मिलना नहीं चाहिए तुमको। The expenditure incurred by him on rent of any furnished or unfurnished accommodation should exceed 10% of his total income arrived at after all deductions under chapter 6A except section ATGG। तो ATGG को छोड़ के आपका जो भी टोटल इनकम है उसका 10% निकालो, उसका 10% से रेंट आप उसका 10% से आप ज़्यादा रेंट पे करना चाहिए, तब जाके आपको ATGGA मिल जाएगा, ATGG मिल जाएगा। Accommodation should be occupied by the assessee for the purpose of his own residence, ठीक है। The assessee or his spouse or his minor child or a HUF of which he is a member should not own any accommodation at the place where he ordinarily resides or perform duties of his office or employment or carries on business profession। सिंपल भाषा में बोलो तो assessee का कोई भी रिलेटिव, या तो assessee, या तो उसकी वाइफ, या तो उसका माइनर चाइल्ड, या तो assessee का HUF के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए वो जगह पे जहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट कर रहा है या बिजनेस चला रहा है। If the assessee owns any accommodation at any place other than the referred to above, such accommodation should not be in the occupation of the assessee, and its annual value is not required to be determined under section 23(2)A or 23(4)A। तो यहाँ पे बोलते हैं such accommodation should not be in occupation of the assessee। तो अगर किधर और घर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे घर रख के आया है तो तेरे पास एक घर है ना, तो उधर भी रह सकता था,
ठीक है, तो वो नहीं चलेगा। ओके, द असेसर शुड फाइल डिक्लेरेशन। क्वांटम कितना मिलेगा डिडक्शन का? लीस्ट ऑफ फॉलोइंग एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम बिफोर अलाउिंग दिस डिडक्शन 25% ऑफ सच टोटल इनकम और अमाउंट कैलकुलेटेड एट 5000 पर मंथ। ये तीन बड़ा सिंपल है, जस्ट लाइक योर एचआरए ओनली। एचआरए का भी सिंपल है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40% 50% एक्चुअल एचआरए, ये तीनों ही डिडक्शंस है। एचआरए के अलावा एचआरए के जैसे ही है ये भी, बट दिस इज एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, 25% of total income and amount calculated at 5000 per month। चलो, गणेश एक बिजनेसमैन है, टोटल इनकम कितना है उसको बिफोर अलाउिंग 80 4,60,000, पेड अ हाउस रेंट ऑफ 12,000 पर मंथ। प्लीज अंडरलाइन पर मंथ इज इंपॉर्टेंट। इन रिस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय हिम एट मुंबई, कंप्यूट डिडक्शन एंड अज्यूम ही गोज अंडर ओल्ड रेजिम। तो अभी डिडक्शन की बात करें, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या था? एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। एक्चुअल रेंट पेड कितना है? 12,000 इंटू 12 दैट इज 144 माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम कितना है उसका? 4,60,000। ठीक है, 10% ऑफ 4,60,000 जो भी आता है वो माइनस करो 98,000। देन 25% ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम कितना आ गया? 4,60,000 का 25% कर दो तो आता है सीधा 1,15,000 और 5,000 इंटू 12 विच इज 60,000। तो लीस्ट ऑफ अबव आता है 60,000। मोस्ट केसेस में ना इट इज 60,000, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, मोस्ट केसेस में इट इज 60,000। That was a simple section about ATGG. Then we have ATGGB. Yes, deduction in respect of contribution given by companies to political parties. Companies में आपका पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सब कंपनी आ जाते हैं। अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देते हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस डेफिनेटली उनको डिडक्शन मिलता है। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर एंड डेफिनेटली दिस डिडक्शंस एंड ऑल इलेक्टोरल ट्रस्ट को वगैरह सब जाता है, याद है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब इलेक्शन के टाइम पे होता है ये सब। This section provides for deduction of any sum contributed in the previous year by an Indian company to any political party or an electoral trust. However, no deduction shall be allowed in respect of any sum contributed by way of cash. Cash में नहीं चलेगा, ठीक है। For the purpose of this section, the word contribute, ठीक है, ये सब ठीक है। Donation or subscription or payment given by a company to a person for carrying on any activity which is likely to affect public support और फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी शैल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पर्सन। मतलब अगर कंपनी ए ने मिस्टर बी को पैसा दिया और मिस्टर बी क्या करता है, वो पॉलिटिकल पार्टी चलाता है भाई, और ये जो पैसा मिल रहा है वो उधर ही वापरने वाला है, तो इट इज इनडायरेक्ट वे ऑफ कंपनी गिविंग टू द पॉलिटिकल पार्टी इटसेल्फ। The expenditure incurred directly or indirectly by a company on advertisement in any publication, being a publication in the nature of souvenir, this, or on behalf of the political party, or for its advantage, shall also be deemed to be contribution by such political contribution to such political party। मैंने समझो XYZ पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैंने मेरा कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट डाल दिया कि दे आर वेरी गुड कंपनी, दे आर अ ग्रेट पॉलिटिशियन, यू शुड वोट फॉर देम। अगर ऐसा कुछ आया तो इसको ही माना जाएगा इट इज अ डोनेशन, इट्स अ डिडक्शन, ठीक है, डोनेशन माना जाएगा। डोनेशन मतलब आपको डिडक्शन सेपरेटली मिल जाता है। पॉलिटिकल पार्टी मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जो डेफिनेशन है वो आ जाएगा। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे इंडियन कंपनी होना बहुत मैंडेटरी है। कॉन्ट्रीब्यूट सम ऑफ 2 लाख टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट एंड इनकर्ड एक्सपेंडिचर। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, ABC लिमिटेड इंडियन कंपनी है, उसने 2 लाख रुपये इलेक्टोरल ट्रस्ट को पे किया है एंड इनकर्ड एक्सपेंडिचर 25,000 एडवर्टीजमेंट। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया आता है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को इंडियन कंपनी है पे यहाँ पे फॉरेन कंपनी डाल देंगे एग्जाम में। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आप क्वेश्चन करके जाओगे, इधर इंडियन कंपनी की जगह डाल देंगे कंपनी इन सिंगापुर, और सब लोग 2 लाख प्लस 25,000 225 अलावेबिलिटी करके आ जाएगा, ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स डू दैट, मैं खुद भी एग्जाम पेपर सेट करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, तभी दे डू इट, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग मोर इम्पैक्ट ऑन द वर्ड इंडियन कंपनी। इनकर्ड एक्सपेंडिचर 25,000 एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, तो क्या बताओ ये मिल जाएगा उसको? डेफिनेटली मिल जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर ABC लिमिटेड इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ 225 ATGGB इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 लाख एंड 25,000। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ATJJAA, ठीक है, जिसने भी ATJJAA नहीं पढ़ा है अभी तक, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। ATJJAA बोलते हैं अगर आपके पास कोई बिजनेस है, ठीक है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हो और अगर आपने नए लोगों को जॉब दिया, ठीक है, उनको जॉब दिया, उनको मैन्युफैक्चरिंग में रखा, उनको काम किया, उनको पगार दिया, तो जो भी आप उसको पगार दोगे ना, उसका एक्स्ट्रा 30% आप हमसे डिडक्शन ले लो। हम बहुत खुश हैं, आप हमारे लिए इतना अच्छा नेक काम कर रहे हो, आप डिडक्शन ले लो। तो बोलते हैं क्वांटम एंड पीरियड ऑफ डिडक्शन कितना रहेगा? वेयर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी टू होम सेक्शन 44AB अप्लाइज, ठीक है। 44AB मतलब बिजनेस, इंक्लूड्स एनी PGBP
A deduction of amount equal to 30% of additional employee cost incurred in the course of such business in the previous year would be allowed for 3 assessment years, including the assessment year relevant to the previous year which such employment is provided. ठीक है, तो 3 साल के लिए आपको कंटिन्यूसली वो एम्प्लॉइज को जो आप पे करते हो उसका 30% एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलते रहेगा. ठीक है, ओनली फॉर बिजनेस. प्लीज़ डोंट से दैट मैं चार्ट अकाउंटेंसी का प्रैक्टिस करता हूँ और मैंने 50 लोग और एम्प्लॉय किया, चलो मेरे को 30% दो, अरे लात मिलेगा. ऐसा नहीं होता. ठीक है, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर बिजनेस पीपल, नॉट फॉर प्रोफेशनल्स. कंडीशंस क्या है? 3 कंडीशंस है. बिजनेस शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एक्सिस्टिंग बिजनेस. आपका कोई खड़ा हुआ बिजनेस को आप रख के उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा ले, नहीं, नया बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस नया होना चाहिए. ठीक है, एक्सिस्टिंग बिजनेस को आप स्प्लिटिंग अप कर दो, रिकंस्ट्रक्शन, वो सब नहीं चलेगा. The business is not acquired by the assets by way of transfer from any other person or as a result of business reorganization. आप amalgamation वगैरह करते हो फिर आप ले करते हो, वो सब नहीं चलेगा. The report of an accountant giving the prescribed particulars has to be furnished before 30th September, being the specified date for tax audit. ठीक है, आपको CA का रिपोर्ट चाहिए रहेगा तभी जाके ये मिलेगा. चलो, additional employee cost total emoluments paid or payable to additional employees included in the previous year. चलो ये पढ़ते. अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ठीक है, अगर आप, ऐसा नहीं कि आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस में नए एम्प्लॉयज नहीं ले सकते, वो तो चलेगा ही. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो बिजनेस आप चला रहे हो वो कोई स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन से आया है, वो नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी बिजनेस है, वो तो बस आपने वो अभी अपने अंडर लिया है, बट दैट इज फॉर्म आउट ऑफ स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन, तो वो अलाउ नहीं किया. In case of an existing business, the additional employee cost shall be nil if there is no increase in the number of employees from total number of employees employed on the last day of the preceding year. देखो भाई, बड़ा सिंपल है, पिछले साल से ये साल में ज़्यादा होना चाहिए, वेरी सिंपल. Emoluments are paid otherwise than by account pay check or an account pay bank draft or ECS or through a bank account or through any other prescribed modes. ठीक है, अगर आप कैश में देते हो तो भूल जाओ, आपको कैश के अलावा ही पे करना पड़ता है. In the first year of new business, अगर नया बिजनेस है, पहले साल हो, the emoluments paid or payable to employees employed during that previous year shall be deemed to be an additional employee cost. तो जो भी आप पहले साल पे करते हो वो तो 100% नया ही रहेगा क्योंकि आपका बिजनेस ही नया है. अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है और आप नए एम्प्लॉयज़ को लेते हो तब जाके आपको मिल जाता है ATJJAA. एडिशनल एम्प्लॉय क्या होता है? Additional employee क्या होता है? An employee who has been employed during the previous year and whose employment has the effect increasing the total number of employees employed by the employer as on last day of previous. पिछले साल से ये साल अगर हमारा 100 था पिछले साल एम्प्लॉयज़, ये साल 150 हो गया, तो 50 लोग आर कंसिडर्ड एज एडिशनल एम्प्लॉयज़. एक्सक्लूजन क्या आएगा 50 में से? ऐसे एम्प्लॉय जिनका टोटल एम्यूलमेंट्स आर मोर देन 25,000 पर मंथ. ठीक है, जिसको हम पगार या सैलरी 25,000 से ज़्यादा देते हैं, 25,000 से ज़्यादा, उसको तो हम ये 50 के एम्प्लॉय से निकाल ही दो. An employee for whom entire contribution is paid by the government under the employees pension scheme. अबे जब गवर्नमेंट ही उसको पैसा दे रहा है तो तुमको क्या को डिडक्शन चाहिए बे? नहीं मिलेगा. An employee who does not participate in the recognized provident fund. एम्प्लॉय जो बोलते हैं RPF में नहीं आने, हाथ हो जा निकल, फिर उसको नहीं अलाउ करेगा. ठीक है, उतने एम्प्लॉयज़ का डिडक्शन नहीं करेगा. An employee who employed for a total period of less than 240 days during the previous year, in case of an associate engaged in business of manufacturing or of apparel or footwear or leather products, an employee employed for a period of less than 150 days. ठीक है, तो अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय है जिसको आपने 240 डेज से कम रखा है एम्प्लॉयमेंट पे, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको. लेकिन अगर आप फुटवेयर, अपैरल या लेदर प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में हो तो आपके लिए वो 240 150 बना दिया गया. ठीक है, सो इफ दे आर एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 150 डेज, दैट इज अ exclusion from the total number of employees. Otherwise, the limit is up to 240. If an employee is employed during the previous year for less than 240 or 150 days, as the case may be, but is employed for a period of 240 or 150 days, as the case may be, in the immediately succeeding year, he shall be deemed to have been employed in the succeeding year. सीधी बात है ना, ये साल में सिर्फ 50 दिन काम किया, अगले साल में पूरा 365 डेज काम किया, तो अगले साल में आपको पूरा डिडक्शन मिलेगा. ठीक है, और ऐसा माना जाएगा वो अगले साल में ही एम्प्लॉय किया और अगले साल से 3 साल आपको डिडक्शन मिलेगा. Accordingly, employee would be entitled to deduction of 30% of additional employee cost of such employees for the 3 years from the succeeding year. देखो जो मैंने अभी बोला वही लिखा है. It's all common sense. अगर आप थोड़ा सा शांत दिमाग से अगर आप सेक्शंस पढ़ते हो ना, आपको सब कुछ समझ जाएगा, लिटरली सब कुछ समझ जाएगा. ठीक है, any sum emoluments मतलब any sum paid or payable to an employee in this पगार दिया बेसिकली. एक्सक्लूजन्स क्या क्या है एम्यूलमेंट में से? एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड और एनी अदर फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ. तो अगर आप फंड 1 में ट्रांसफर करते हो तो वो उसके सैलरी से एक्सक्लूड करते हो, वो तो ऐसे भी करते हैं. CTC, किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से पूछो CTC क्या है और इन हैंड क्या है, पता चलेगा. एनी लमसम पेमेंट
paid or payable to an employee at the time of termination of his service or superannuation or voluntary retirement such as gratuity, severance pay, leave encashment, voluntary retrenchment benefits, commutation of pension and like, तो यहाँ पे lump sum payment को निकाल दो. डिडक्शन 80 JJAA would be available to us irrespective of regime. भाड़ में या कौन सा regime है, तुम बहुत नेक काम करते हैं, तुमको मिल जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन 17 देखते हैं. A has commenced business. Commence मतलब न्यू बिजनेस है, पूरा का पूरा न्यू बिजनेस है. कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करते हैं 1424 से. ही हैज एम्प्लॉयड 350 न्यू एम्प्लॉयज. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिया, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया है, रेगुलर कैजुअल दिया है, टोटल एम्प्लॉयमेंट्स पर मंथ दिया है. ठीक है, ये रेलेवेंट है. रेगुलर कैजुअल से कुछ फर्क नहीं पड़ता. हमको हमने सेक्शन पढ़ा है, हमको मालूम है रेलेवेंट क्या है भाई. द रेगुलर एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट इन आरपीएफ. ये रेगुलर एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट में आरपीएफ. वेरी गुड, तो उनको तो कंसिडर करेंगे हम. वाइल कैजुअल एम्प्लॉयज आर टू कैजुअल भाई, वो उनको नहीं चाहिए, तो जाने दो. कंप्यूटर डिडक्शन इफ एनी अवेलेबल टू मिस्टर ए फॉर ए वाई दिस. इफ द पीजीबीबी का प्रॉफिट्स कितना है 75 लाख, पहले साल में 75 लाख एंड टोटल टर्नओवर 10.16 करोड़. मस्त बिजनेस है. ठीक है. व्हाट वुड बी आंसर मिस्टर, व्हाट वुड बी आंसर, वो बात की बात देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं वन एट अ टाइम. विल सी. अभी ये मेरे को पता 75 जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, ये रेगुलर है, ये एम्प्लॉयड ऑन 1424 है. तो क्या ये मोर देन 240 डेज है, 150 डेज क्या एप्लीकेबल होगा यहाँ पे. कंप्यूटर्स वाले को तो 240 डेज एप्लीकेबल होगा. तो आर दे एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 240 डेज? एब्सोल्युटली यस सर. आर दे रेगुलर? दैट इज दे पार्टिसिपेट इन आरपीएफ? यस, दे आर रेगुलर एम्प्लॉय, दे पार्टिसिपेट इन आरपीएफ. इसका टोटल मंथली कॉस्ट कितना है पर एम्प्लॉय? 24,000. इज इट लेस देन 25,000? एब्सोल्युटली सर. तो इनको तो पूरा का पूरा मिल ही जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा. 125, ये 125 ठीक है. 1524 वेरी गुड, मोर देन 240 डेज रेगुलर है, वेरी गुड. बट टोटल कितना है 26,000, दैट इज मोर देन 25,000. निकाल दो. 50 एम्प्लॉयज 18 इज स्टिल मोर देन 240 डेज ओनली. कैसे गिनो? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स हो गया. इंटू 8 3 आर 24 मतलब 240 डेज हो गया. 240 में मैं अज्यूम करें कुछ ना कुछ डेज में 31 भी आएगा ना, तो 1 ऐड करो, 241 242 ऐसे ही हो जाता है. तो ये सब आपको कैलकुलेशन फटाफट करना चाहिए. हर एक चीज़ कैलसी में मत करो, थोड़ा कॉमन सेंस वापरो. तो ये अगस्त में निकल जाएगा. ये कैजुअल है. अभी कैजुअल वाला तो आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करता नहीं है, प्रोविडेंट फंड में. ठीक है. और तो इसको भले ही 25,000 से कम है, ये निकल जाएगा. अब ये 100, ये 19 को आया है. 19 मतलब मैं सीधा 30 डेज कम कर देता हूँ. तो 240 माइनस 30 इज 210 प्लस में एक्स्ट्रा 10 डेज ऐड करता हूँ 111 का, तो 220 होता है. तो इट इज स्टिल लेस देन 240. ये रेगुलर है 24,000, ये सब है, बट ये नहीं आएगा. तो सिर्फ एक ही बंदा आएगा, फर्स्ट वाला. 24,000 इंटू 12 इंटू 75, इसका 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगा. ओके, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन. मैंने आपको बहुत अच्छे से ये समझाया. बहुत सारे लोग इतना नहीं लगाते टाइम ये सेक्शन में. मैंने आपको बहुत क्लैरिटी दे दिया इसमें. ओके, ये देखो यहाँ पे पूरा भाषण लिखा है कि मैंने उसमें टाइम वेस्ट भी नहीं किया. मैंने आपको सीधा बता दिया क्या क्या. हाँ, ये क्या था अभी फुटवेयर वाला. अभी फुटवेयर रहेगा तो देखो यहाँ पे 150 डेज आ जाएगा. तो 150 डेज रहेगा तो एक्स्ट्रा कौन आएगा? ये तो आने वाले. ठीक है. अभी ये वाला ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये 26,000 है. ये 150 डेज है. ये तो 240 है वैसे, लेकिन ये कैजुअल है. लेकिन ये वाला बंदा, ठीक है, जो 210 दिन का है, रेगुलर 24,000, ये वाला आ जाएगा. ठीक है. तो एक तो आपका जो ऊपर वाला है वो किधर है, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट. ठीक है, उसको एक्स्ट्रा डिडक्शन कितना मिलेगा? देन ही वुड बी एंटाइटल्ड डिडक्शन रिस्पेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड ऑन मंथ सिंस देम एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 150 डेज. तो अगर यहाँ पर ये तो 12 महीने का आ गया. ठीक है. अभी ये 19 को एम्प्लॉय किया है, तो ये 100 किधर गया, ये 100 इंटू 7 मंथ्स इंटू 24, ये 2,60,000 तो पहले का ऊपर वाले का, प्लस 24,000 इंटू 7 इंटू 100, तो ये टोटल आता है. इस टोटल का 30% आपको इतना मिलेगा डिडक्शन. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन जो आपका 80QQB आता है. 80QQB इज बेसिकली आपका रॉयल्टी, कॉपीराइट्स. ठीक है. एज आई एम एन एडवोकेट एज वेल, आई नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. तो अगर कॉपीराइट है, कॉपीराइट मतलब क्या होता है? आपने किसी का नोट्स या किसी का राइटिंग या किसी का पब्लिशिंग आपने कॉपी करने का हक लिया है. ठीक है. अगर समझो वो बैठा है लंदन में, बैठा उसने कुछ लिखा, बहुत लिखा हुआ है, तो आपको इधर इंडिया में करना है वो चीज़, तो आप उसका कॉपीराइट लेते हो कि आपका ये वर्क, ये राइटिंग, आई वांट टू कॉपी इट एंड पब्लिश इट इन इंडिया, and whatever I earn from it, I will give you some royalty. Okay, very good. He cannot manage Indian affairs, so he tells me to do it. Deduction respect of royalty income etc. on authors of certain books other than text books. ठीक है. टेक्स्ट बुक्स वाला नहीं है, ये तुम्हारा ये नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स लिखने वाला बंदा नहीं है. ठीक है.
कितना मिलता है 80 क्योंकि डिडक्शन अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 लाख इज अलाउड टू एन इंडिविजुअल resident in India in respect of income derived as author or joint author. That is, the deduction shall be the income derived as an author or joint author or 3 lakh, whichever is less. Very simple. Eligible income की बात करते हैं. This income may be either received by way of lump sum consideration for the assignment or grant of any of his interest in the copyright of any book. यस सो रॉयल्टी की बात करते हैं. दिस गाय रॉयल्टी कैसा होता है. सेकेंड, सच बुक्स शुड बी अ वर्क ऑफ लिटरेरी. फर्स्ट कंडीशन हमने निकला या तो लमसम कंसिडरेशन भी चलता है, नॉट एन इशू. सेकेंड में बोल दिया सच बुक शुड बी वर्क ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर और रॉयल्टी ऑन कॉपीराइट फीस. ठीक है, वेदर रिसीव्ड इन लमसम इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बुक. This deduction shall, however, not be available in respect of royalty income from textbooks or schools for schools, guides, commentaries, brochures, diaries, magazines, newspapers, journals, pamphlets, tracts, and other publications of a similar nature. Where an assessee claims deduction in this section, no deduction in respect of same income may be claimed under any other provisions of the Income Tax Act. तो इधर मिल गया तो किधर और मत जाओ फिर. Manner of computation of deduction for the purpose of calculating deduction under this section, the amount of eligible income, royalty or copyright fee received otherwise than by way of lump sum, जो आपको periodic payments मिलते हैं, before allowing expenses attributable to such income shall not exceed 15% of the value of books sold during the previous year. इसका क्या मतलब है ये मैं आपको क्वेश्चन में समझा देता हूँ. However, this condition is not applicable where the royalty receives in lump sum. ठीक है, lump sum में मिलता है तो इधर मत जाओ. अगर आपको periodic payments मिलते हैं रॉयल्टी का, अगर मैं इंडिया से इंग्लैंड वाले को periodic रॉयल्टी पे कर रहा हूँ तो ये कंडीशन आता है जो मैं नीचे आपको समझा देता हूँ. एक चीज़ है पीरियड ऑफ रिपार्टेशन ऑफ इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया. अगर मैं इंडिया में बैठ के मैं बाहर से रॉयल्टी कमा रहा हूँ, ठीक है, मेरा बुक्स बाहर सेल हुआ है, तो वेयर द असेसी अर्न्स एनी इनकम फ्रॉम आउटसाइड सोर्स आउटसाइड इंडिया, he should bring such income into India in convertible foreign exchange within a period of 6 months from the end of the report previous year in which such income is earned. तो 31 मार्च से लेकर 6 महीना 30 सितंबर तक मेरे को बाहर से वो पैसा आना चाहिए. Next question, Akash earned a royalty of 2,88,000 from a foreign country for a book authored by him being a work of literary nature. Very good. The rate of royalty is 18% of value of books. तो उसको कितना रॉयल्टी का रेट मिल रहा है, उसको 18% मिल रहा है. जो भी बुक्स बाहर बेचता है उसका 18% मिलता है. यहाँ पर क्या बोल दिया, मैक्सिमम 15% मिलेगा. ठीक है, मैक्सिमम डिडक्शन विल बी रेस्ट्रिक्टेड 15%. तो यहाँ पर आता है वो कंडीशन, मैं आपको समझाता हूँ. Expenditure incurred by him for earning this royalty was 40,000. The amount remitted to India till 30th September 25 is 2,30,000. तो 2,30,000 ही remit किया उसने. The remaining amount was not remitted till 31st March 26. Very good. Compute the deduction eligible if he exercises the option of shifting out of the default tax regime. सबसे पहले उसको नेट रॉयल्टी कितना मिला, 2,88,000 माइनस 2,48,000. 2,48,000 कैसा मिलेगा, उसका 2,88,000 में से 40,000 का खर्चा किया उसने, तो उसका अर्निंग्स 2,48,000. नाउ इस इंक्लूडेबल ना करो तो जीटीआर में उसका रॉयल्टी इनकम में चला जाएगा. ठीक है, अब इसके लिए 80 क्यूक्यूबी में डिडक्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे दिया. अब उसको कितना मिला, 18% मिला. जितना भी बुक्स बाहर बेचा उसका 18% मिला, और वो कितना था 2,88,000. लेकिन हम तो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेट डिडक्शन इन दिस सेक्शन द अमाउंट ऑफ एलिजिबल इनकम कितना मानेंगे हम, 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड. तो एलिजिबल इनकम कितना मान जाएगा फॉर रॉयल्टी पर्पस, 15%. तो if 2,88,000 is 18%, then 15% is how much? तो that is 2,40,000. अब ये 2,40,000 में से इसने सबसे पहले अमाउंट रेस्ट्रिक्ट कितना होएगा 2,40,000 का, कितना इंडिया में लेके आया, 2,30,000 लेके आया. तो ये जो 2,40,000 का एलिजिबल इनकम है दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2,30,000. अब 2,30,000 में से उसने कुछ खर्चे भी तो किए हैं ना, तो नेट इनकम नहीं, जो रॉयल्टी का इनकम रहता है वो डिडक्शन हो जाता है. एक्सपेंसेस ऑलरेडी अलाउड एज डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग रॉयल्टी इनकम. तो ये तो ऑलरेडी एक्सपेंसेस अलाउड हो गया ना. इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर 2,48,000 में से तो ये एक्सपेंसेस ऑलरेडी अलाउड हो गया था ना, 40,000 ऑलरेडी अलाउड. सो डिडक्शन में आप वापस हायर अमाउंट क्लेम नहीं कर सकते हो, इसीलिए वो रेस्ट्रिक्ट हो गया. अगर यहाँ पर नहीं किया होता 2,88,000 लेते तो 2,88,000 में से आप फिर 2,30,000 माइनस कर दो, नॉट एन इशू. बट सिंस द एक्सपेंस हैज ऑलरेडी बीन क्लेम टू बी द नेट रॉयल्टी विच यू डेफिनेटली डिस्क्लोज इन अदर सोर्सेज, एक्सपेंडिचर में दिख जाता है, तो एक्सपेंसेस यहाँ पे डिडक्शन उतने से कम हो जाएगा, मैक्सिमम डिडक्शन 1,90,000 मिल जाएगा उसको. वेरी सिंपल क्वेश्चन. एंड दिस 1,90,000 विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 3 लाख, डोंट फॉरगेट दैट. ठीक है, 3 लाख और दिस विच एवर इज लेस. एंड ये तो आपको शिफ्ट आउट करना पड़ता है न्यू रेजिम से. ठीक है, ये आपका 80 क्यूक्यूबी हो गया. सॉरी, माउस प्रॉब्लम है, एक सेकेंड. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स, पेटेंट्स की बात करते हैं। अभी पेटेंट क्या होता है, अगर मैंने कुछ नया प्रोडक्ट इन्वेंट किया, कुछ मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर मतलब कोई इन्वेंशन किया, कोई फॉर्मूला बनाया, ठीक है, तो उसमें उसको बोलते हैं पेटेंट, बोलते हैं इन्वेंशंस। तो पेटेंट के लिए भी डिडक्शन मिल जाता है, और डिडक्शन कितना और क्या मिलता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, सेम है, जस्ट लाइक दैट वन, 3 लाख तक ये वही है, ठीक है, रीड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अभी ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन टाइप्स है, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। Mr. A, a resident individual aged 61 years, please note he is a senior citizen, has earned business income computed of rupees 1,35,000, business income है, lottery income में 1,20,000 gross दिया है previous year में. He also has interest on FD of 30,000 with banks. He has invested an amount of 1,15,000 PPF. What is the total amount of Mr. A का eligibility if he exercises of shifting out of the default tax regime? चलो वन बाय वन जाते हैं। टोटल इनकम की बात करते हैं। सबसे पहले उसने कितना बिजनेस कमाया, 135, एफडी एंड लॉटरी कमाया 1,20,000, एंड नाउ प्लीज नोट दैट लॉटरी इनकम इज अ स्पेशल रेट इनकम, ठीक है, सीधा फ्लैट 30% लगता है। तो क्या ऐसे इनकम पे डिडक्शंस मिलता है बेटा? नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो हम बात करेंगे। अब क्या क्या इन्वेस्ट किया उसने, पीपीएफ में 1,50,000 डाल दिया, तो 1,50,000 तो सीधा से एटीसी में मिल जाता है उसको। और क्या क्या किया है, और तो एफडी इंटरेस्ट कमाया, तो एफडी इंटरेस्ट कमाया तो उसको एटीडीडीबी तो मिल जाएगा। क्यों एटीडीडीबी? क्योंकि वो 61 ईयर्स का है। ये दो छोटे छोटे सेक्शंस हैं, दिस यू ऑल कैन रीड, एटीडीडीए एंड एटीडीडीबी, ठीक है। तो एटीडीडीबी सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को मिलता है, वो भी 50,000 के इंटरेस्ट तक। तो ये तो पूरा 30,000 है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा 1,80,000। अब ये 1,80,000 जो है, बाई दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू 165 बिकॉज 285 में देर इज 1,20,000 अ स्पेशल रेट टैक्स, स्पेशल रेट इनकम, स्पेशल रेट इनकम, ठीक है, इस पे फ्लैट 30% लगता है। तो ये निकाल दो तो बचा कितना, 1,65,000 बचा, 285 minus 120 is 165 and deduction is 180, so deduction will automatically be restricted to the amount of income, that is 165, and 120 will definitely be taxed for him. Okay, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मिस्टर जी एज 42 ईयर्स हैज सैलरी इनकम 5,50,000, ठीक है, सैलरी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं। सैलरी 5,50,000, ही हैज अर्नड इंटरेस्ट ऑफ 14,500 और एसबी अकाउंट, ठीक है, ये एटीडीटी ए वाला आइटम है। कंप्यूटर टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए, ये सारे पर्टिकुलर्स है। सबसे पहले उसकी इनकम की बात करते हैं। इनकम सैलरी है और सेविंग्स बैंक है 564,500। अभी अगर ये न्यू रेजिम होता ना बेटा, ये सीधा गया, नो टैक्स, नो डिडक्शंस, नथिंग। क्यों? 7 लाख तक नो टैक्स, ठीक है। सबसे पहले LIC प्रीमियम भरा उसने, पेड टू बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस इन कैश अमाउंटिंग टू 25,000 फॉर इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स। The insurance policy was taken on 15/7/2021, that is after 2012, and the sum assured on life of dependent parent is 2 lakh rupees. तो सबसे पहले ETC की बात करते हैं, एक एक नोट। No deduction is allowed in respect of premium paid for life insurance of parents, whether they are dependent or not. Therefore, no deduction allowed in 25,000. अभी 25,000 का तो कोई डिडक्शन मिलता नहीं, क्योंकि ETC ऊपर क्लियरली बोलता है कि सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, तो ये तो गया। फिर बाद में LIC भरा 9,500 पेड फॉर इंश्योरेंस ऑफ हिज मेजर सन हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेजर माइनर से मिल जाता है, ठीक है। द सम अश्योर्ड ऑन हिज लाइफ ऑफ सन 3,50,000 एंड कभी लिया 33/2012, 33/2012, ठीक है, 33/2012 लिए, तो कितना आता है 33/2012, उसके पहले वाला धक्का हो गया तो 20% आता है, ठीक है, ध्यान रखना। इन रिस्पेक्ट ऑफ 1/4/12 के बाद लेते हैं तो आपको 10% मिलता है। अगर उसके पहले रहता है, दैट इज इशूड बिफोर 1/4/2012, प्रीमियम अमाउंट इज लेस दैन 20% है, ठीक है। ये सब मैंने पार्ट ए में पढ़ा है, ठीक है, यू ऑल प्लीज रिव्यू इट एंड प्लीज गो थ्रू द लेक्चर्स प्रॉपरली। तो 20% का तो रिडक्शन मिल जाएगा। 20% सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर जो आपका 3 लाख, सॉरी किधर गया, हाँ 3,50,000 का 20%, दैट इज 10% इज 35,000, 70,000 तक का मिल जाएगा, तो 19,500 तो पूरा का पूरा मिलने ही वाला है, नो प्रॉब्लम। फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय वे ऑफ चेक फॉर 22,500 फॉर हिज लाइफ, और 8,920 को लिया, मतलब 10% है, 2 लाख का 10% इज 20,000, यहाँ पे 22,500 दिया तो मैक्सिमम 20,000 आएगा। ये उसका इंश्योरेंस वाला पार्ट हो गया 39,500। और क्या भरा ETC में, प्रीमियम पेड, ये तो हेल्थ इंश्योरेंस, तो ATD है, ये ATD है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर MBA कोर्स, ठीक है, ये ATE वाला कैटेगरी है, एंड ATG, तो ATC तो खत्म हो गया, यहाँ पे 39,500 हो गया। अभी ATD की बात करते हैं, प्रीमियम ऑफ 26,000 पेड बाय चेक फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ सेल्फ एंड हिज वाइफ। अभी ये कितना एज का है, 42 ईयर्स का है, ठीक है, पिछले सब में 61 था, मिक्स मत करना उसको, ठीक है। तो 41 ईयर्स का है ये, तो इसको तो 25,000 तक का डिडक्शन मिलने वाला है, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। देन
1,500 paid in cash for his health checkup and 4,500 paid in cash for private health checkup of his parents who are senior citizens. तो 1,500 जो उसके लिए दिया है वो तो ऑलरेडी इधर कवर हो गया ना पूरा का पूरा, वो तो अलग से मिलने नहीं वाला आपको. क्यों? क्योंकि he has paid 26,000 and 1,500 तो पूरा गया. बिकॉज इफ यू सी ATT tells prevent health checkup प्लस योर प्रीमियम मैक्सिमम 25 पे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे. तो 26 ये इन्होंने शायद नोट में लिखा है, पता नहीं, आई डोंट नो. C. Further deduction of 5,000 aggregate shall be allowed in respect of health checkup. This is not to claim. Therefore, the present case premium of 20 paid for this 25,000 में लिखा है has been exhausted against medical insurance. No deductions available for preventive health checkup for self and wife. ठीक है, तो यही चीज़ आपको बताया गया, इसलिए वो 1,500 को पूरा का पूरा नॉक ऑफ कर दिया. 4,500 जो सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए पे किया वो तो पूरा 5,000 तक मिल जाता है. दैट इज नो प्रॉब्लम, ही कैन क्लेम इट. ठीक है, क्योंकि सीनियर सिटीजन पेरेंट्स का तो अलग से 50,000 प्लस आपको 5 मिलता है. ठीक है, उनका प्रीमियम पूरा 50,000 प्लस प्राइवेट हेल्थ चेक सब 50,000 तक लिमिटेड रहता है उनका. देन पेड इंटरेस्ट ऑफ 6,500 ऑन लोन टेकन फ्रॉम MBA कोर्स. 6,500 उसने लोन पे किया, पूरा का पूरा दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं. MBA कोर्स ऑफ हिज डॉटर, मतलब उसकी चिल्ड्रन एंड हायर आफ्टर 12th स्टैंडर्ड है, तो 6,500 पूरा मिल जाएगा. फिर सम ऑफ 5,000 डोनेटेड इन कैश टू एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव फॉर, ये सब छोड़ो, सीधा कैश देख लिया. 2,000 के ऊपर अलाउड है क्या? नॉट अलाउड है भाई. ठीक है, तो निकाल दो. 2,000 के ऊपर भरा है ना कैश में, तो नॉट अलाउड है. ओके, कैश डोनेशन 2,000 के ऊपर नॉट अलाउड है. लास्ट में क्या दिया? ये जो 14,500 है इसके अगेंस्ट आपको ATTTA मिल जाएगा, ये भूलना मत. ठीक है, ATTTA समथिंग विच इज नॉट रिटर्न सेपरेटली, यू हैव टू डू इट व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द इनकम पार्ट इटसेल्फ. तो ये 10,000 हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ये उसका इनकम 479 टैली. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन बट वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, एंड वी कम टू द लास्ट वन. यस, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA. 10AA मतलब क्या? अगर मैं इधर से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरा SEZ से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरा जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट है, तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट में मेरे को डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 10AA. A deduction of profits and gains which are derived by an assessee being an entrepreneur from the export of articles or things or providing any service shall be allowed from the total income of the assessee. Total income जो कैलकुलेट होता है उसमें से मेरे को एक्सपोर्ट के लिए डिडक्शंस मिलता है. ठीक है, एग्जेम्पशन किसको मिलता है? अवेलेबल टू ऑल कैटेगरी ऑफ assessee who derive PGBP from an undertaking being a unit engaged in manufacture production of things or service such as should be entrepreneur referred to in this act. तो जो आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको मिल जाएगा. ठीक है, फिर ये कंडीशन है, आपको SEZ में मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में. इट हैज़ बिगन टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस आर्टिकल थिंग टू प्रोवाइड एनी सर्विसेज इन एनी SEZ. ठीक है, तो SEZ में आपको मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करना चाहिए. देन नो डिडक्शन अंडर 10AA वुड बी अलाउड टू एन assessee who does not furnish a return on or before due date. तो आपको 139(1) में रिटर्न फाइल करना पड़ता है, नहीं तो भूल जाओ. ठीक है, डिडक्शन अंडर 10AA would be available to any unit if the proceeds from sale of goods or provision of services is received and brought to India in convertible foreign exchange within a period of 6 months from the end of the previous year or within such a period as may be allowed. तो जस्ट लाइक हमने रॉयल्टी वाला ATQQB ATRR भी जो देखा था, सिमिलर टू दैट यहाँ पे आपको जो एक्सपोर्ट प्रोसीजर था वो 6 महीने के अंदर आना चाहिए इंडिया में, नहीं तो भूल जाओ. The export proceeds from sale of goods or provision of services shall be deemed to have been received in India, where such export turnover is credited to a separate account maintained for that purpose by the assessee with any bank outside India and with the approval. तो अगर वो इंडिया में नहीं आया लेकिन मैंने बाहर ही एक अकाउंट बनाया है मेरा RBI के परमिशन से, और वो एक्सपोर्ट प्रोसीजर है जो दुबई की कंपनी ने वो बैंक में डाल दिया, बाहर वाली बैंक में, तो भी मान लिया जाएगा कि 6 महीने के अंदर मैंने उसको इंडिया में लाया है. Okay, and then what else we have over here? Period for which deduction is allowable. 100% of profit जो भी आपने PGBP कमाया है of such articles or things from services for a period of 5 consecutive assessment years beginning from the assessment year relevant to previous year in which a unit begins to manufacture produce such articles or things and services. तो ये पूरा चीज़ आपको डिडक्शन मिल जाता है. फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको 50% प्रॉफिट माफ होता है. फिर उसके आगे आपको नेक्स्ट फर्दर 5 ईयर्स दैट इज 15 का जो 10 to 15 का ब्लॉक है उसमें आपको 50% प्रॉफिट माफ किया जाएगा अगर आपने हर साल अपने PNL से 50% प्रॉफिट अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में डाला था. तो बेसिकली यहाँ पे क्या चल रहा है कि आपके पास एक SEZ होना चाहिए. आप SEZ में से अगर आप एक्सपोर्ट वगैरह करते हो तो SEZ यूनिट में से अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तब जाके आपको 10AA मिलता है, वरना भूल जाओ. ठीक है, तो बड़ा सिंपल है. 100% ऑफ प्रॉफिट्स, 50% ऑफ सच प्रॉफिट्स एंड
10 to 15th ईयर में आपको डिडक्शन मिल जाएगा 50% ऑफ सच प्रॉफिट्स if you have ट्रांसफर्ड। सपोज मैंने अगर 10 to 15 ईयर्स में अगर मैंने एक साल में से 12th ईयर में मैंने 100 करोड़ कमाया, ठीक है, प्रॉफिट, और 100 करोड़ में से मैं बुक्स में 50 करोड़ में सीधा ट्रांसफर करता हूँ। कहाँ पे? मेरे बुक्स में एक रिजर्व बनाता हूँ, रिजर्व एंड सरप्लस में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, और इसमें 50 करोड़ डाल देता हूँ, तो मेरा जो बाकी 50 करोड़ है ना वो माफ हो जाते हैं, ठीक है। 50% प्रॉफिट एज इज डेबिटेड, so much of the amount not exceeding 50% of the profit as is debited, ठीक है। तो 50 का 50% मतलब 25 रुपीज़ मेरे को डिडक्शन मिल जाता है 25 करोड़ का। ओके, कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स। द प्रॉफिट्स डिराइव फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स और थिंग्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर shall be the amount which bears to the profits of the business of the undertaking, being the unit, the same proportion as the export turnover in respect of such articles or things or services bears to the total turnover of the business carried on by the undertaking. दैट इज बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। मैं आपको एक क्वेश्चन में समझा दूंगा। प्रॉफिट ऑफ यूनिट इन एसईजेड इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर ऑफ एसईजेड यूनिट। देन वी हैव अ स्मॉल क्वेश्चन अबाउट दिस। एसईजेड आता है, 10AA आता है। मिस्टर वाई आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है, टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट ए इन एसईजेड 100, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑफ यूनिट ए 30। अब ये कौन सा साल के लिए, वो नीचे दिए। एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ यूनिट ए रिसीव्ड इन इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज ऑन और बिफोर, तो मिला कितना इंडिया में? 50 लाख, 50 जो भी है। टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट बी लोकेटेड डोमेस्टिक, यूनिट बी का कितना है? 200 है। प्रॉफिट ऑफ यूनिट बी 20 है, ठीक। कंप्यूटर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA फॉर द AY दिस assuming that Y commenced operations in SEZ in the year 1920 and we are in 25, ठीक है। तो कौन सा रहेगा? 31 मार्च 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। तो ये आपका 6th ईयर हो जाता है, ओके। तो अगर ये 6th ईयर है तो ये 50% हो जाता है। 50% ऑफ डिराइव फ्रॉम एक्सपोर्ट आर्टिकल्स इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA सिंस इट्स अ 6th ईयर ऑफ कमेंसिंग दिस प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा आएगा प्रॉफिट? अभी कौन से यूनिट को डिडक्शन मिलना चाहिए? डेफिनेटली यूनिट है, बिकॉज दैट इज द एसईजेड यूनिट। उसका प्रॉफिट कितना है? 30 लाख है, ठीक है। तो 30 लाख इंटू 50/100 एक्सपोर्ट टर्न ऑफ यूनिट ए अपॉन टोटल टर्न ऑफ यूनिट ए। यूनिट ए एसईजेड में उसमें से एक्सपोर्ट टर्नओवर भी होता है, डोमेस्टिक टर्नओवर भी होता है। तो टोटल टर्नओवर यूनिट ए से कितना हुआ है? 100 लाख, उसमें से एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है? 50 लाख है। तो वो रेशियो में आपका प्रॉफिट माफ हो जाएगा। जितना आपने एसईजेड यूनिट से एक्सपोर्ट टर्नओवर किया है वो रेशियो माफ हो जाएगा आपका प्रॉफिट से। तो 50/100 इज द रेशियो विच यूनिट ए इन एसईजेड हैज डन एन एक्सपोर्ट सेल ऑफ। तो 50% एक्सपोर्ट सेल है उसका, तो 50% ऑफ यूनिट ए जो एसईजेड यूनिट है उसका प्रॉफिट माफ किया जाएगा, तो 7.5%, ठीक है। कैसा हो जाएगा ये चीज़? इंटू 50%, दैट इज 30 लाख इज द प्रॉफिट इंटू 50/100 इंटू 50%। क्यों 50%? बिकॉज इट इज द 6th ईयर। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर होता, फर्स्ट 5 ईयर्स होता, तो सीधा 30 लाख इंटू 50/100 होता, 15 लाख माफ। नेक्स्ट ईयर में 15 लाख की जगह पे उसका 50 रहेगा, दैट इज 7.5 लाख माफ हो जाएगा। यूनिट बी को तो नहीं मिलेगा, वो तो लोकेटेड DTAA, ठीक है। वाओ, सो विद दिस वी कंप्लीट आवर डिडक्शंस का चैप्टर। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्लीज 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 फोकस ऑन डिडक्शंस वेरी वेल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपके मॉड्यूल से 21 क्वेश्चंस कवर किए हैं, ठीक है। 21 क्वेश्चंस बीइंग कवर्ड इन अ मैटर ऑफ 1-2 आवर्स इज ग्रेट, ठीक है, इज रियली ग्रेट बिकॉज आई हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च बिफोर आई कम एंड नो पुट द फाइनल प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। I request you all to please like the video, please hit the subscribe button, उसके बाजू में एक बेल आइकन रहेगा, उसको 100% क्लिक करना, उसको क्लिक किए बगैर नहीं जाना, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए। आपको अगर और वीडियोस आएंगे तो यू विल बी अवेयर ऑफ व्हाट ऑल चेंजेस आर हैपनिंग, हाउ टू लर्न, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो प्लीज़ हिट द बेल आइकन, हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक, शेयर माई वीडियो एंड लीव अ कमेंट if you understood something better, ठीक है। I hope you have understood very well. अगर आपको कोई भी queries है, please feel free to put down the comments. I'll get back to you. Thank you very much. Have a good day.